हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी बच्चों का। तो बच्चों, आज हम लोग चमचल काइनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और चमचल काइनेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर होने जा रहा है। और हम लोगों ने अभी तक 2 चैप्टर खत्म कर लिए हैं। मूल कॉन्सेप्ट पूरा हम लोगों ने कवर कर लिया है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन वो भी खत्म हो गया। अब इसके बाद थर्ड चैप्टर चमचल काइनेटिक्स, करीब करीब ये 5 to 6 लेक्चर ये भी ले सकते हैं। और इसमें मैं तुम्हें बता रहा हूँ 5 to 6 लेक्चर ले रहे हैं, लेकिन ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है। जब चमचल काइनेटिक्स के बाद जब तुम आओगे, क्या नाम है, थर्मो हो गया और फिर इक्विलिब्रियम हो गया, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम पे ये चैप्टर ज़्यादा लागू होता है। तो ये चीज़ आपको अभी से समझना है कि चमचल काइनेटिक्स का आगे कहीं ना कहीं उपयोग है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अभी से इस चैप्टर को मजबूत बना ले, जो कि आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में आपको कोई इशू ना हो, कोई दिक्कतें ना फील हो, जिसकी वजह से आपको आगे कहीं सारे चैप्टर में कठिनाइयाँ ना झेलनी पड़े। इसकी वजह से भैया एक सही राय है कि आप लोग अभी से इस चैप्टर को सीरियस ले लो और सीरियसली पढ़ाई करो, ठीक है। ये लास्ट एंड फाइनल चीज़ें हैं। और हालांकि जानते हो, जिस तरह चैप्टर आगे चलते रहते उस तरह पीछे वाले तो भाई रिवीजन करना है। मतलब मूल कॉन्सेप्ट का रिवीजन करो हर एक संडे। मान लो इस संडे का टारगेट बनाए कि क्या नाम, मूल कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से पूरा रिवीजन कर लेना है, हर एक सॉल्यूशन एक बार दोबारा रिव्यू कर लेना है, कि जिसकी वजह से दोबारा क्या नाम है माइंड में छप जाए। दोबारा कोई चीज़ भूला हो, कोई चीज़ धुंधली हो रही हो, कभी कभी होता नहीं है कि क्या नाम, अलमारी में बहुत सारी किताबें पड़े पड़े धूल जम जाता है, तो उस धूल तो तुम्हें हटा के एकदम फिर से एकदम चिकनाहट लाना है। मतलब जो कॉन्सेप्ट है उस पर धूल लग रही है, उस कॉन्सेप्ट तो धूल मत लगने दो, उस कॉन्सेप्ट तो साफ करो, हर एक चीज़ साफ करो। मतलब उसमें इतना बढ़िया चमका लो कि वो कॉन्सेप्ट तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए चमक जाए, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ। हालांकि अब चलो चमचल काइनेटिक्स स्टार्ट करते हैं। चमचल काइनेटिक्स भैया अब थोड़ा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो बच्चा जो लोग बैकलॉग अगर आप लोग सबक किए हो तो अब ये नए वाले चैप्टर से जुड़ जाओ, जिसकी वजह से नए चैप्टर में तो ये सारी प्रॉब्लम ना हो ना। जिसकी वजह चलो पुराना गया ठीक है, बैकलॉग गया ठीक है। हालांकि मैं भी शॉर्ट नोट अपलोड करवा दिया हूँ यूट्यूब पे, मैंने शॉर्ट नोट अपलोड करवा दिया, टेलीग्राम पे भी भेजता रहता हूँ, ठीक है। चलो चमचल काइनेटिक्स, ये आलतू फालतू की बातें थी अभी तक, अब टॉपिक पे आते हैं। चमचल काइनेटिक्स, चमचल काइनेटिक्स वो होता है, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। नहीं यार, केमिस्ट्री पढ़ो तो कहाँ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी पढ़ोगे ना। इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे जितनी भी सारी बातें होंगी सब रेट ऑफ रिएक्शन की ही बातें होंगी। मतलब साहब इसमें जितनी भी बातें चलेंगी, मतलब तुम्हें ए से लेके जेड तक तुम पढ़ोगे इस चैप्टर में, लेकिन इसमें जो बात करेंगे सब रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलो ले देते हैं। तो भैया ले देते हैं पहली पॉइंट, इट इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जो कि डील करता है, व्हिच डील विथ रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब साहब ये केमिस्ट्री का ऐसा पोर्शन है जो डील करता है किससे भैया, रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन से ही नहीं, एंड डियर इफेक्ट, एंड डियर इफेक्ट। अब सर इफेक्ट में क्या आ रहा, मान लो टेम्परेचर हो जाए, प्रेशर हो जाए, कंसंट्रेशन हो जाए, तो ये सारे चीजों से भी, ये टेम्परेचर हो जाए, प्रेशर हो जाए, इतना ही नहीं एज वेल एज कंसंट्रेशन। तो पहली चीज ये समझो कि जो चमचल काइनेटिक्स होता है ये डील करता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन से। और रेट ऑफ रिएक्शन से ही नहीं भैया, उनसे टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। चमचल काइनेटिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील विद रेट ऑफ रिएक्शन एंड देयर इफेक्ट, टेम्परेचर, प्रेशर एज वेल एज कंसंट्रेशन। ये हो गया चमचल काइनेटिक्स। अब देखो इसमें बहुत सारी रेट ऑफ रिएक्शन की बात हो रही, तो रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होती है, जानते ही हो। अब मान लो जैसे तुम जानते हो रस्टिंग ऑफ आयरन,
कई सालों में हो सकता है। जैसे कि तुम मान लो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये तो पलों में हो सकता है। जैसे कि मान लो मॉडरेट रिएक्शन, तो भैया मतलब हर एक चीज का जो रिएक्शन होता है वो अलग अलग चलता है। मतलब कोई फास्ट रिएक्शन चला है, कोई स्लो रिएक्शन चला है, कोई मॉडरेट रिएक्शन चला है, ठीक है, हाँ चला है, ठीक है। तो टेम्परेचर काइनेटिक्स का मतलब पहले तुम ये समझ दे भैया, हाँ सर ये बात समझ दे, हाँ भैया चलो। फिर उसके बाद हम आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे एक टर्म आया रेट ऑफ रिएक्शन। अब इस टर्म तो ले आते हैं, देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन, अब रेट ऑफ रिएक्शन कितना तुम मेजर कर सकते हो, तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन तो मेजर कर सकते हो, क्योंकि भैया ये कितने मतलब जो ये क्या नाम है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब कितना चेंज रिएक्शन में कितना चेंज आता है, कितना चेंज आता है अपॉन टाइम पीरियड, मतलब इतने टाइम पीरियड में इस रिएक्शन में कितना चेंज आता है वो क्या बताता है रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या बताता है भैया कि जो रिएक्शन में कितना चेंज आता है एट द इंटरवल ऑफ टाइम पीरियड, मतलब इतने टाइम पीरियड में रेट ऑफ रिएक्शन सॉरी इतने इंटरवल में रिएक्शन में कितना चेंज आता है वो क्या बताता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मतलब इंटरवल में मतलब एक टाइम इंटरवल में रिएक्शन में जो चेंजेज आते हैं वो क्या बताता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो मतलब लिख दे रहे हैं इट इज मेजर्ड एज, ये क्या बताता है, इट इज मेजर्ड एज extent of change in reaction overall time period। मतलब एक टाइम पीरियड मतलब किसी भी टाइम पीरियड में जो रिएक्शन में चेंज हो जाए वो क्या बताता है रेट ऑफ रिएक्शन। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव हो जा। तो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। अब तीसरी चीज मान लो इन जनरल बात कर दी जाए, रेट ऑफ रिएक्शन तो किस तरह डिफाइन कर सकते हो, तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, या तुम बोल सकते हो चेंज इन कंसंट्रेशन ओवरऑल दी टाइम पीरियड। तुम ये भी बोल सकते हो भाई रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम पीरियड, जो भी तुम्हारा बोलना है तो जैसा भी बोलो। देखो रेट ऑफ रिएक्शन इन जनरल मैं बता दे रहा हूं कैसे लिखो। इन जनरल जैसे कि हर एक किताबों में तुम्हें मिल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह डिफाइन करते हैं भैया। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ रिएक्शन, ROR का मतलब समझ हो ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज चेंज इन कंसंट्रेशन या तुम बोल दो चेंज इन कंसंट्रेशन ओवरऑल दी टाइम पीरियड, पूरे टाइम पीरियड में रिएक्शन में जो चेंज हो जाए उसी तो हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो क्या ऐसे हम लिख देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ X molecule change in X upon time, total time, ठीक है। ऐसे इस तरह हम बोल सकते हैं, ठीक है। या तुम्हें मैं इस तरह मतलब आज रेट ऑफ रिएक्शन, अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना, तो तुम धीमे धीमे पहुंच रहे हो, धीमे धीमे हर एक चीज बताऊंगा, लेकिन थोड़ी हमारे साथ बने रहो ना, ठीक है। फिर उसके बाद बताऊंगा यहाँ पे जो यक्स है कोई भी मान लो रिएक्शन होता है उसका रेट है, तो रेट मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन भी हो सकता है, इन टर्म ऑफ प्रेशर भी हो सकता है, एज यूजुअल जो भी हो, ठीक है बता सकते हैं। तो इधर बोल सकते हो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, टोटल टाइम, ये क्या बताता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, ये बताता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब सर इसकी यूनिट क्या होगी रेट ऑफ रिएक्शन की,
इसकी यूनिट क्या होगी सर? इसकी यूनिट मतलब मैं अगर तुम्हें इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया है कि भैया कंसंट्रेशन टर्म जो होता है ये मोलरिटी के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलरिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये याद है? हाँ सर ये बात याद है। तो भैया वहां पे अगर तुम्हें याद है तो ये मैं लिख सकता हूँ कंसंट्रेशन, तो क्या बोल ले सकता हूँ, मोल्स अपॉन, क्या ही बताऊँ, रुक जाओ एक मिनट, मार्कर नहीं सही चला था। हाँ चलो, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन टाइम टी 10 अपॉन टाइम टी 10, ठीक है। तो ये आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यन क्या हो जाएगा, रुक जाओ, यन अपॉन वी इंटू टी, ये आ जाएगा कि नहीं? हाँ सर आ जाएगा। यन तो क्या बोलते हो, मोल, हाँ बोलते हैं मोल, लीटर, वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो लीटर होता है और टाइम का होता है सेकंड। तो मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, इसका क्या नाम है, यूनिट ऐसे ले सकते हैं, यूनिट जो है वो ऐसे ले सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ले सकते हैं कि नहीं? हाँ सर ले सकते हैं। सर मेरा मन नहीं माना है, मैं इस यूनिट को मिनट में देखना चाहता हूँ, तो आप वो भी देख लेते हैं। तो देख लेते हैं भैया, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। सर मेरा मिनट में मन नहीं मान रहा है, मैं ऑर्स में लिखूंगा, और लिख देते हैं मोल लीटर इनवर्स ऑर्स इनवर्स। तो ये तुम्हारे ऊपर है किस तरह टाइम को मेजर कर रहे हो। सेकंड में मेजर करोगे तो सेकंड इनवर्स, मिनट में मेजर करोगे तो मिनट इनवर्स, आवर्स में मेजर करोगे तो आवर्स इनवर्स। तो ये तुम्हारे ऊपर है किस तरह तुम रेट को मेजर कर रहे हो, ठीक है। सॉरी, किस तरह तुम मेजर कर रहे हो ये सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ये 3 टाइप में डिवाइड हुआ है, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। ये इतना लिख लो, फिर भैया आज हम मिटा रहे हैं, ठीक है, ये इतना लिख लो, मिटा रहे हैं भाई। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन से बेसिस पे बात कर दी जाए, ये 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है, 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट होता है वेरी फास्ट रिएक्शन। सेकंड होता है मॉडरेट रिएक्शन। थर्ड होता है वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो। आओ इन तीनों में देख लेते हैं कैसे, मतलब क्या होगा, ठीक है, इन तीनों में देख लेते हैं। देखो, वेरी फास्ट रिएक्शन होता है, इसमें जो टाइम चेंज होता है बहुत कम लगेगा। अब भाई मालूम पड़ा ए यहाँ से आया, बी यहाँ से आया, इन दोनों का रिएक्शन हुआ, बहुत तेजी से हो जाए, उतनी देर में रेट हम नहीं कंसीडर कर सकते हैं। मतलब भैया रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए थोड़ा तो इंटरवल चाहिए। हाँ सर चाहिए। अब देखो, तो ही मान लो ए है रिएक्टेंट, बी है रिएक्टेंट, जब ये दोनों ए सबस्ट्रेट बी सबस्ट्रेट मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट। अब देखो, इन दोनों का इतनी तेज रिएक्शन हो जा कि उसमें हम रेट नहीं मेजर कर सकते हैं, मतलब काफी तेज हो जाएगा। जैसे सर कोई एग्जाम्पल बता दीजिए, ठीक है। तब वो ले लो, क्या नाम है, कोई भी एग्जाम्पल में
तुम ले लेते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसमें मान लो तुम ले लो भैया सोडियम और इधर से क्लोरीन, इन दोनों की रिएक्शन इतनी तेज होती कि तुम रेट नहीं निकाल सकते हो। जैसे कि सर दूसरा एग्जांपल दे दिए, अरे मान लो ले लो क्या ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एजीबीआर सर ले लो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसका रिएक्शन करवाओ बहुत तेजी से हो जा, मतलब भैया रेट हम उसका निकाल सकते हैं जिसका क्या नाम है सॉरी हम रिएक्शन का रेट तभी निकाल सकते हैं जब क्या नाम है रिएक्शन जो हो रहा है वो मॉडरेट पे हो रहा। अगर ज्यादा तेज हो रहा तो भी हम नहीं निकाल सकते, ज्यादा स्लो हो रहा तो भी हम नहीं निकाल सकते। मतलब एज ए यूजुअल मतलब जो रिएक्शन की रेट हम तभी निकाल पाएंगे जब रिएक्शन जो हो रहा वो मॉडरेट पे चल रही होगी। अगर रिएक्शन मॉडरेट पे होगी तो उसका हम रेट निकाल पाएंगे, अगर रिएक्शन बहुत तेज हो रहा नहीं निकाल पाएंगे, रिएक्शन बहुत स्लो हो रहा नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, मतलब सर ये आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भैया यहाँ पे जो क्या नाम रेट होता है, मतलब अगर बात कर दी जाए इसमें बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है भैया, रेट होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, देखो इसमें जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी कंसीडर्ड। अब भाई कोई भी चीज इतनी तेजी से रिएक्शन कर ले तो भैया वो उसका रेट हम नहीं निकाल सकते हैं। तो मतलब चैम्पियन काइनेटिक्स में वेरी फास्ट रिएक्शन का रेट हम नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? चैम्पियन काइनेटिक्स पूरी बात करता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो इस वजह से इसका रेट हम कभी भी नहीं निकाल सकते क्योंकि इसकी जो रेट होती है बहुत फास्ट होती है। ठीक है, अब उसी तरह वेरी स्लो रिएक्शन की बात कर दी जाए तो इसका रेट सालों साल लग जाए। मालूम पड़ा जो लोहे में जो क्या नाम है जंग लगती है, जैसे कि कोरोजन हो जाए, प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन हो जाए, रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाए, तो ये सारी चीज चाहे एक दिन में हो जाए, नहीं बहुत सालों लग सकता है, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, लॉन्ग टाइम लग सकता है। मतलब जो रिएक्टेंट होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने में काफी लंबा समय ले सकता है। वेरी फास्ट में तो फ्यू टाइम ले लेता है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। तो भैया उस समय हम रेट नहीं निकाल सकते। मतलब रेट निकालने का सबसे सही चीज है कि जो रिएक्शन होनी चाहिए वो मॉडरेट पे होनी चाहिए। तो मतलब ये इस मॉडरेट रिएक्शन पे जो रेट हो जा इसका रेट मॉडरेट हो जा। और भैया चैम्पियन काइनेटिक्स इसी बात पे निर्भर करती है, इसी चीज की हम चैम्पियन काइनेटिक्स पढ़ते हैं। मतलब रेट हम जो पढ़ते हैं वो मॉडरेट रिएक्शन का ही रेट हम पढ़ते हैं, ना कि हम वेरी स्लो रिएक्शन का रेट पढ़ते हैं, ना ही हम वेरी फास्ट रिएक्शन का रेट पढ़ते हैं। तो ये काफी ये फ्यू टाइम नहीं ले जा, लंबा ही चला। तो ये रेट जो रिएक्टेंट होगा वो प्रोडक्ट कन्वर्ट होने में, रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट कन्वर्ट होने में काफ़ी लंबा समय लॉन्ग टाइम ले सकता है। और लॉन्ग टाइम लेने की वजह से जो रेट होता है रेट ऑफ रिएक्शन ये नहीं कंसिडर कर सकते हैं। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इसमें हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं, आर नॉट बी कंसिडर्ड। हम रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए पढ़ते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन हम पढ़ते हैं तो मॉडरेट रिएक्शन। मतलब भैया कुल मिलाते मैं यही इतनी देर से कहना चाहता हूँ कि रेट हम निकालेंगे किसका? हम मॉडरेट, इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल सकते हैं। और ये जो रेट निकालेंगे हमेशा मॉलिक्यूलर रिएक्शन का होता है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन का ही हम रेट निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन का ही रेट निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शन का ही रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन का ही रेट निकाल सकते हैं। और यहाँ पे तो हर कोई जानता है। अब जैसे कि इसका एग्जांपल मैं लिख दे रहा हूँ भाई, इसका एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या हो जाएगा भैया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसका एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और मॉडरेट में जितने भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएंगे। और वेरी स्लो था क्या हो जाता? क्लोरोजन या रस्टिंग ऑफ आयरन, मान लो रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, और मान लो दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल ले लो रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे कि मान लो क्या नाम है रस्टिंग ऑफ आयरन, क्लोरोजन ले लो, मतलब वही हुआ। अगर देखा जाए क्लोरोजन तो वही हुआ। ठीक है, मान लो क्या नाम है बैटरी टर्मिनल पे ग्रीन कलर लग जाता है तो ग्रीनिश इन बैटरी टर्मिनल हो जाता है, बैटरी टर्मिनल। और मान लो तीसरा हो जाएगा ब्लेचेस इन सिल्वर मिरर, जो भी हो जाए ब्लेचेस इन सिल्वर मिरर।
जो भी अब मान लो जो शीशे होते हैं, जो क्या नाम है जो शीशे होते हैं उसमें तुम देखते हो तभी ना तभी क्या नाम है ब्लैक ब्लैक क्या नाम है जो सिल्वर कलर होता है वो बहुत धीमे रिएक्शन चलता है, बहुत मतलब काफी लंबे समय तक उससे रिएक्शन चलती है। तो भैया वो भी हम उसका भी रेट नहीं निकाल सकते, रेट हम निकाल सकते हैं तो मॉडरेट रिएक्शन का हम रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये इतनी बातें उतार लो, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं। ठीक है, निकाल लो, हम 2 मिनट समय दे रहे हैं। इसका एग्जाम्पल ले लो भैया, इन्वर्जन ऑफ तीन सूजर। इन्वर्जन ऑफ तीन सूजर पूछा जाता है, मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, इन्वर्जन ऑफ तीन सूजर। अब देखो स्टेप वाइज ऑन द बेसिस ऑन दी देयर बेसिस ऑन दी बेसिस डियर स्टेप, मतलब थोड़ी जानते हो ना इंग्लिश बोलने में बनाने में अंतर होता है। अब या तो तुम करो क्या, या तो तुम करो क्या इंग्लिश तो एकदम पूरा क्या नाम है केमिस्ट्री पर डालो, नहीं तो भी नहीं समझ में आने वाला। तुम अपनी भाषा में जब तक इस केमिस्ट्री को कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक केमिस्ट्री की लैंग्वेज तुम्हें नहीं समझ में आनी होती। तो भैया अब स्टेप वाइज हम देखते हैं ये कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, कितने भागों में क्लासिफाइड हुआ है। तो ये 2 भागों में हुआ है, एक हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन जो कि सिंगल स्टेप होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो कि मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है। तो ऑन दी बेसिस ऑफ दियर स्टेप, पहले रेट ऑफ रिएक्शन 3 हुआ, वेरी फास्ट, मॉडरेट, वेरी स्लो। हम जो रेट निकाल सकते हैं मॉडरेट रिएक्शन का, जिसका एग्जांपल हो जाएगा इन्वर्जन ऑफ तीन सूजर। वेरी स्लो था रस्टिन ऑफ आयरन, जिसका या तो टोरोनन बोलते हैं, जिरेन इन बैटरी टर्मिनल या ब्लीचेस इन सिल्वर मिरर, जो भी हो जाए। और वेरी फास्ट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब उसके बाद ऑन दी बेसिस ऑफ दियर स्टेप देते हैं, ऑन दी बेसिस ऑफ दियर स्टेप, मतलब अब स्टेप वाइज देखते हैं तो इसके 2 भागों में क्लासिफाई किया है। एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होता है भैया एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ऑन दी बेसिस ऑफ स्टेप रिएक्शन, ऑन दी बेसिस ऑफ दियर स्टेप। अब स्टेप वाइज देखते हैं तो इसे 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला क्या होता है, पहला होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। दूसरा क्या हो रहा एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरा क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन तो ही सिंपल रिएक्शन बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो भाई मतलब कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो ज़्यादातर नहीं बोलते हैं। देखो एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। कैसा स्टेप रिएक्शन होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। ठीक है, अब जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है। यहाँ पे जो ए से मान लो ए जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, नो इंटरमीडिएट, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। इसमें इंटरमीडिएट जैसे कि मान लो ए से बनाना है डी, ए से बनाना है डी, तो मतलब ए से बी, बी से सी, सी से डी, मतलब भैया सी से डी, और टोटल तब हमारा बनेगा भैया फाइनली जो बनेगा वो बनेगा ए से मिलते डी। मतलब इसमें फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फाइनली हमारा ए से डी बन गया। इसमें कई सारे स्टेप हो रहे हैं, तो मतलब ये सिंगल स्टेप नहीं है, ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है। इसमें ए से प्रोडक्ट बनाना, मान लो ए से बी बनाना है,
ए से बी बनाना है तो डायरेक्ट ए से बी चले जाता है, तो मतलब इस पे तो इंटरमीडिएट। अब जो ये बी हो गया, सी हो गया, जो क्या नाम है बी हो गए और यहाँ पे सी बने, ये इंटरमीडिएट होते हैं और तभी भी इंटरमीडिएट कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं रिएक्शन में। मतलब यहाँ पे रिएक्शन क्या नाम है, रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनेगा, तो मतलब यहाँ पे फॉर्म हो जा क्या इंटरमीडिएट, यहाँ पे फॉर्म हो जा क्या इंटरमीडिएट बनेगा। और इंटरमीडिएट के साथ साथ ये किस पे डिपेंड करेगा, ये रिएक्शन मैकेनिज्म पे डिपेंड करेगा और ये रिएक्शन मैकेनिज्म पे नहीं डिपेंड करेगा। नो डिपेंड ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म, नो डिपेंड ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म, कभी भी रिएक्शन मैकेनिज्म पे नहीं डिपेंड करेगा और ये रिएक्शन मैकेनिज्म पे डिपेंड करेगा। तो ऑलवेज डिपेंड ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो छोटी छोटी चीज अभी तो तुम्हें लग रहा है बहुत सरल है, लेकिन ये आगे जाते कठिनाइयाँ बना सकती हैं, इसलिए मैं बोलूँगा कि भैया स्टार्टिंग फेस है, स्टार्टिंग फेस में जो गलती हुई है उस गलती को एक्सेप्ट करो और अब वो गलतियों को सुधारने का समय आ गया भैया। तो अब तुम पीछे क्यों जा रहे हो यार, लड़ो ना, अब लड़ो। अब हम भी साथ दे रहे हो, तुम भी साथ दे रहे हो, तो अब लड़ो ना, काहे पीछे हट रहे हो, जो होगा देखा जाएगा। लड़ो तो पैर नहीं पीछे करो, ठीक है। तो मोल लीटर सेकेंड इनवर्स की यूनिट हो रही ऑन दी बेसिस ऑफ देयर रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं तो आपको कहीं ना कहीं सुनना है ध्यान से, ठीक है। नहीं मालूम पड़ा तुम बोले हो रे मास्टर क्या कितनी बार रिपीट कर रहा है ना, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑन देयर बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये 3 भागों में हुआ, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट। हम लोग रेट जो पढ़ते हैं मॉडरेट के लिए पढ़ते हैं। रेट ऑफ जो क्या नाम वेरी फास्ट का एग्जांपल क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वेरी स्लो का क्या हो जाएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। मॉडरेट का क्या हो जाएगा हमारा क्या नाम है, इन्वर्जन ऑफ सुदर्शन। फिर उसके बाद स्टेप, मतलब ऑन दी बेसिस ऑफ स्टेप वाइज 2 भागों में चलता है। एक क्या नाम है क्लासिफाई किया जाए एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन जो होता है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होता है मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है। फिर उसके बाद इसमें मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती है, बट इसमें पड़ती है। इसमें इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होता है, इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ठीक है। ये सारी बातें मैंने बेसिक बातें मैंने कर दी हैं, ठीक है। तो भाई पढ़ते रहो, ऐसा मत करो कि ठीक है। ये सारी बातें मैंने बता दिया है। अब उसके बाद हम चलते हैं एवरेज और इंटरस्टेनियस पे, मिटा रहे हैं भाई। अब हम 2 टर्म आता है, एक एवरेज जो कि तुम लोग फिजिक्स में पढ़ते हो, यूनिट डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ये सारी चीजें पढ़ते हो, एवरेज, वेलोसिटी, इंटरस्टेनियस। और जब ट्वेल्थ वाले बच्चे देख रहे हैं तो वहाँ पे तुम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हो, तो ये एवरेज करंट, इंटरस्टेनियस करंट, तो ये सारी चीज़ पढ़ते हो, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस होगा, मैं इसी तभी मैं तुम्हें एक रियलिटी बात बताऊँ, जल्दी की बात है। सर वो मुझसे बस ऐसे ही पूछा, सर ये बताओ, वो मुझसे तो नहीं पूछा, बस जनरली मैं उससे पूछा कि डेल्टा और डी में क्या अंतर होता है। तो बोला सर नहीं अंतर होता है सर, दोनों बराबर होता है। हमसे अगर अंतर नहीं होता तो चाहे मतलब क्यों डेल्टा लेते हैं, तब क्यों डी लेते हैं, मतलब क्यों इन दोनों तो क्यों डेल्टा ही ना लिखते हैं, क्यों डी ही ना लिखते हैं, मतलब क्यों कभी डेल्टा लिख देते हैं, कभी डी लिख देते हैं। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा। वो लड़का मुझसे ये बोला, तो मैंने बोला अरे भाई तुमने बेसिक पढ़ी है? वो बोला है पढ़ी तो है, ड्रॉपर का बच्चा था। अब मैं थोड़ी देर सदमे में था कि मैं क्या बताऊं, मतलब बेसिक चीज़ें हैं और डेल्टा और डी का मतलब नहीं समझ आया। लेकिन मैंने बोला ठीक है बताता हूँ, मेरा धर्म है पहला बताना, ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि भाई तुम कहीं एवरेज का नाम सुने हो? सर बोला हाँ तुरंत मैंने सुना है कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज कुछ भी हो। तो उसने बोला कि सर मैंने सुना हुआ। मैंने बोला अच्छा सुने हो तो जरा तुम एक चीज़ मुझे याद दिलवाना
अगर सुने हो तो तुम्हें मुझे याद दिलवाओ। एवरेज, एवरेज तभी भी लंबे चेंज मतलब लॉन्ग चेंज होता है, तभी तभी ज़्यादा चेंज होता है, तब उस समय जो हम निकालेंगे वो एवरेज निकालेंगे। इंटस्टेनियस जो होता है इंस्टेंट, इंटस्टेनियस का स्पेलिंग आता है INSTANT, इंस्टेंट। इंस्टेंट मतलब कुछ पल में, थोड़ी ही पल में। मान लो मैं इस पे मारता हूं, ये थोड़ी देर मतलब थोड़ी देर इम्पल्स मतलब कुछ 2 सेकंड 4 सेकंड इतना इम्पल्स हो जाती नहीं, मान लो मारे इसमें तो इम्पल्स आया होगा, तो इसका रेट जो निकालेंगे वो एक इंटस्टेनियस रेट होगा, मतलब कुछ पल मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन का जो रेट निकालेंगे तब हम डी लिखेंगे, और जब हम लॉन्ग ड्यूरेशन का रेट निकालेंगे तब हम एवरेज लिखेंगे, डेल्टा लिखेंगे। ठीक है, तो तुम्हें ये बात समझ में आ जाना चाहिए। एवरेज रेट हम तब निकालेंगे, एवरेज रेट तो डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली चीज तो तुम ये समझो। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख देते हैं पूरा, ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो कि हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये छोटे ड्यूरेशन मतलब छोटे ड्यूरेशन का हम नहीं निकालते हैं, मतलब जब काफी लंबा ड्यूरेशन में चेंज आता है तब उस समय हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ चेंज के लिए हम डेल्टा उपयोग करते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ चेंज मतलब काफी लंबे रेट में चेंज आता है। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन, जब रेट ऑफ रिएक्शन में काफी लंबा चेंज होता है तब हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वहीं पे इंटस्टेनियस जो होता है शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब इस शॉर्ट रीजन के लिए, इंटस्टेनियस जो होता है इंटस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये हम शॉर्ट ड्यूरेशन ये डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। भाई इससे बेसिस और क्या पढ़ाया जाए, इससे बेसिस और तो हो भी नहीं सकता। देखो इंटस्टेनियस जो होता है शॉर्ट ड्यूरेशन में हम निकाल सकते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन में रेट ऑफ रिएक्शन हम फाइंड कर सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन, तब हम निकालते हैं डी लिखते हैं। डी हम तब लिखते हैं एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, और डेल्टा हम तब लिखते हैं जब लॉन्ग ड्यूरेशन में रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आता है। ठीक है, ये बेसिक बातें हैं, और ये बेसिक बातें मतलब ये पूरा अब आगे समझ में आएगा। ठीक है सर, ठीक है। अब उसके बाद मैं थोड़ा एवरेज रेट और इंटस्टेनियस रेट तो हम तुम्हें एक बार बढ़िया क्लियर कर दें। देखो एवरेज रेट जो होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, ये होता है चेंज इन टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम। तो हम लिख दे रहे हैं भाई जिससे कि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टोटल टाइम, तब हम क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब मैंने तो ये चीज बता ही दिया, अब चलो एक एग्जांपल से लेके बताते हैं। जब हम कभी एवरेज रेट मान लो A प्लस B गिव्स आउट C प्लस D, ये बना, ठीक है। अब सुनना, अब इसके बाद ये चैप्टर चल रहा है हाइब्रिड पे, मतलब तुम समझ सकते हो अब चैप्टर का लेवल उठ रहा है, एक बेसिक लेवल उठ रहा है। अब दूसरे सीढ़ी पे हम लोग चढ़ने जा रहे हैं, दूसरे चरम सीमा पे अब हम लोग पहुंच रहे हैं। अब ये चरम सीमा क्या बताएं, तो नहीं कुछ हुआ नहीं। अब ये दूसरा चरम सीमा अगर तुम्हारे से छूट जाए, समझो ये चैप्टर का आधा कॉन्सेप्ट छूट जाएगा बेटा, इसलिए अब कंसंट्रेशन होते बैठ जाओ, एकदम कंसंट्रेट हो जाओ और पूरा फोकस करो पढ़ाई पे, ठीक है। अब चैप्टर का स्टार्टिंग हो चुका है, अभी तक नहीं समझे, ठीक है छोड़ो, जितने भी महाभारत थी पीछे उतना छोड़ दो अब तक, लेकिन अब तक कोई भी चीज छोड़ोगे तो आगे तुम्हें रुलाएगा बहुत, ये बात मान लो, और ये बात मानोगे तब जब तुम सवाल लगाओगे, नहीं लगेगा, समझ लो, ठीक है। अब देखो A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस D, ये क्या होता है रिएक्टेंट, हम पूरी बेसिस से बताएंगे। देखो A प्लस बी गिव्स आउट C प्लस D। अब यहाँ पे जब हम एवरेज रेट निकालेंगे
तो एवरेज रेट हम निकालने के लिए मैंने बोला है कि जो एवरेज रेट होता है ये लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब काफी लंबे चेंज होता है रेट ऑफ रिएक्शन में, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन। तो मतलब यहाँ पे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे माइनस डेल्टा ऑफ। और यहाँ पे अगर तुम्हें ये चीज मालूम हो ये भी बता देना है, जो ब्रेकेट स्क्वायर ब्रेकेट लगाते हैं ये किस चीज तो रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन टू रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्क्वायर ब्रेकेट लाते हैं ये कंसंट्रेशन तो रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइनस ए अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है, अपॉन सॉरी डेल्टा टी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा चेंज इन बी अपॉन टोटल टाइम, ये हो जाएगा डेल्टा बी। फिर हम आते हैं सी पे, तो चेंज इन सी अपॉन डेल्टा टी, उसी तरह चेंज इन डी अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हाँ ठीक है। अब सर ये जो माइनस होता है ये क्या बताता है, जो ये माइनस होता है ये बताता है रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ डिसअपेरेंस, ये जो डिसअपेरेंस का रेट बताता है। और प्लस यहाँ पे मान लो कुछ नहीं होता तो हम लोग प्लस जनरली मानते हैं, तो ये जो प्लस होता है ये क्या बताता है, रेट ऑफ अपेरेंस, रेट ऑफ अपेरेंस बताता है। तो यहाँ पे जो प्लस दर्शाता है वो रेट ऑफ अपेरेंस दर्शाता है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस नहीं दर्शाता है। रेट ऑफ डिसअपेरेंस माइनस तो दर्शाता है, प्लस जो होता है रेट ऑफ अपेरेंस तो दर्शाता है, ठीक है। अब उसके बाद तुम और ज़्यादा समझने का प्रयास करो, ठीक है। इट इज अ डिपेंड, मतलब जितना भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे रेट हमारा डिपेंड करता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। तो मतलब मैं लिख दे रहा हूं भैया यहाँ पे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है किस पे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। इट इज अ डिपेंड ऑन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अरे सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, कैसे आप मतलब कैसे मुझे बताइए, बढ़िया से एग्जाम्पल लीजिए। चलो ठीक है वो भी बताऊंगा। देखो अब मान लो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मान लो स्मॉल ए हो जाएगा कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, गिव्स आउट स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, ये हो जाएगा 8 मान लो क्वेश्चन दे दिया जाए, 8 मान लो क्वेश्चन दे दिया। अब इसका कैसे सॉल्व करेंगे, इसका हमें एवरेज रेट निकालना है, एवरेज रेट निकालना है। चलो सर एवरेज रेट निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो देखो हम क्या करेंगे, अदर कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे जो कोएफिशिएंट 8 है, यहाँ पे जब कुछ नहीं रहता है तो 8 कोएफिशिएंट होता है, यहाँ पे भी 1 होता है। ये हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, जब तुम बेसिक मैथ पढ़ रहे होते तब तुम्हें मालूम पड़ता है कि भैया जब कुछ नहीं रहता है वहाँ पे हम 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो भैया यहाँ पे 8 होता है, ठीक है, जनरली। हाँ चलो भाई, हाँ इसका रेट निकालते हैं। अब रेट ऑफ डिसअपेरेंस निकालेंगे, पहले हम एवरेज रेट निकालेंगे साहब। तो एवरेज रेट निकालने के लिए भैया साहब देखो थोड़ा और कंसल्टेशन हो, यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन इसका देखते हैं तो हम देखते क्या है, एवरेज हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें पता है कि एवरेज जो होता है वो हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरस्टीनियर जो होता है डी से, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखो अब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पे माइनस लगता है, माइनस क्यों लगा है, क्योंकि भैया रेट ऑफ डिसअपेरेंस होता है माइनस। डेल्टा हम क्यों लिखते हैं, एवरेज मतलब तो बड़ा चेंज हुआ है तो डेल्टा लिखते हैं, अपॉन डेल्टा ए होता है, ठीक है, अपॉन सुनो फिर हम डेल्टा टी लिखते हैं, डेल्टा टी ये तो टोटल टाइम हुआ। लेकिन मैंने बोला साहब यहाँ पे कि भैया रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करता है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है। तो मतलब इसका मतलब तो हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये स्मॉल ए है ये तो एक कोएफिशिएंट हो जाएगा कैपिटल ए का ना, स्मॉल बी है इसका कोएफिशिएंट कैपिटल बी का हो जाए, मतलब बी का कोएफिशिएंट स्मॉल बी, सी का कोएफिशिएंट स्मॉल सी, डी का कोएफिशिएंट स्मॉल डी। मतलब भैया जब हम कोएफिशिएंट दिया रहेगा तब उस समय हम ए ले लेंगे नीचे, ठीक है, माइनस
अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस, तुम बताओ यहाँ पे डेल्टा लिखते हैं, हाँ लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चेंज इन बी, चेंज इन बीटा कंसंट्रेशन, चेंज इन बी कंसंट्रेशन, ठीक, हाँ ठीक है, अपॉन अब यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल टाइम डेल्टा टी लिख दिए। अब यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या, बी, स्मॉल बी लिख दिए भाई, हाँ यार एकदम बढ़िया। अब देखो, अब तुम ही करोगे, देखो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, डेल्टा क्या बताता है, चेंज इन, बहुत ज्यादा चेंज होता है, सी लिखेंगे, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे स्मॉल सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा चेंज इन स्मॉल डी अपॉन डी डेल्टा टी हो जाएगा, ये हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब दूसरा हो जाएगा इंटरस्टेनियस रेंज, ये हम निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, जब निकालेंगे तब हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हम निकालेंगे तो हम छोटे चेन स्मॉल डी, तो माइनस डी अपॉन डेल्टा ए अपॉन ए डी टी। अब देख लो अपने हिसाब से करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, बी डी टी, ठीक है, प्लस डी सी डी टी है, डी यहाँ पे कैपिटल डी डी टी, देखो यही आ रहा है, देखो यही आ रहा, हाँ सर यही आ रहा है, अगर ये आ रहा हो तो तुम्हारा सही है, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज मैंने लिख दिया है, ये सारी चीज मैंने लिख दिया है, देख लो, क्लियर है, तो इतना दिक्कत नहीं है। अब देखो हर एक चीज मैं बताऊंगा, देखो मैंने क्या बोला, इस इतने प्रोसेस, इतने तो हम बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपेरेंस, तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ इतने तो बोल सकता हूँ रेट ऑफ डिसअपेरेंस, इतने तो बोल सकते हैं रेट ऑफ डिसअपेरेंस, तो लिख दे रहे हैं रेट ऑफ डिसअपेरेंस, किसका रेट, किसका डिसअपेरेंस, यार डिसअपेरेंस ऑफ ए लिख सकते हैं, ऑफ ए। अब हम इतना बड़ा नहीं लिख पाएंगे भाई, इतना बड़ा नहीं लिख पाएंगे, हम इसे ROD रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ स्मॉल ए लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। अब इसका क्या लिख देंगे, इसका मैं लिख दूंगा रेट ऑफ, इतने तो लिख सकता हूँ रेट ऑफ अपेरेंस, ROA रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ, कितना निकालना है, सी का, रेट ऑफ अपेरेंस ऑफ सी। तो ये सारी चीज हम लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ सर हम लिख सकते हैं। देखो इतनी सारी बातें मैंने बता दी। अब तो कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम का तो ग्राफ है, ये 3 ग्राफ पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आज से लास्ट तो यहीं पे रुकते हैं। देखो मिटा रहे हैं भाई, चलो पहला अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, यहाँ पे कंसंट्रेशन हो जाए और वर्सेस टाइम, या तो पहला ग्राफ क्या हो सकता है, तुम्हें थोड़ा और बड़ा चलते बता दूं, देखो अब चैप्टर जा रहा है ऊपर पे, अब समझो चरम सीमा पे चढ़ने जा रहा है। अब चरम सीमा पे तुम लोग, अगर तुम लोग गलती करोगे या तुम लोग गलतियां करोगे, मतलब तुम लोग लेक्चर ध्यान से नहीं सुनोगे या कुछ और कर रहे हो पढ़ते वक्त, तो इसमें तुम लोग से ऊपर से जा सकता है, इसमें जेमिन बात है, ठीक है। तो इसलिए बहुत मैं कंसंट्रेट होते पढ़ा रहा हूँ और बहुत कंसंट्रेट होते तुम लोग पढ़ो यार। मैं इसीलिए कोई फालतू बात टॉपिक चलते वक्त नहीं करता हूँ, जब टॉपिक चलता रहता मैं कोई भी फालतू बात नहीं करता हूँ जिससे से तुम्हारा कंसंट्रेशन टूटे, इस वजह से मैं बोलता हूँ भैया एकदम बहुत साइडेड पढ़ो यार, बहुत साइडेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ये तुम इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छे से समझोगे, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे बताया जाता है, यहाँ पे बताया क्या हम भी बता रहे हैं। देखो जब हमारा रिएक्टेंट नहीं तो छोड़ा तो इस तरह हो जा, ठीक है।
जब हमारा रिएक्टेंट मतलब जब टाइम जीरो पे एट टाइम जीरो पे तो हमारा तो रिएक्टेंट नहीं बना होता। सर नहीं समझ में आ रहा, चलो मैं बताता हूँ। रिएक्टेंट जस्ट आउट प्रोडक्ट ये होता है ना, जब टाइम जीरो था उस समय हमारा प्रोडक्ट तो था नहीं बना था, तो उस समय तुछ न तुछ हमारा रिएक्टेंट बना था। मतलब टाइम जीरो पे तुछ न तुछ हमारा रिएक्टेंट ये हो रहा, तो ये हो जाएगा रिएक्टेंट। ठीक है। अब उसके बाद टाइम टी पे हमारा कुछ मान लो यस बना हो जा रिएक्टेंट, तो हमारा प्रोडक्ट भी बना हो जा 100 माइनस, ये मान लो 100 था, ठीक है। और यहाँ पे मान लो 40 प्रोडक्ट बन गया, तो ये कितना बना 60 बना कि नहीं। टाइम जीरो पे हमारा रिएक्टेंट 100 था, प्रोडक्ट अभी तो बना नहीं था जीरो, तो टाइम टी पे जो हमारा रिएक्टेंट 40% हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और 60% बचा रहा। तो हमारा जब टाइम जीरो पे मैंने देखा रिएक्टेंट का तो ग्राफ ऐसे बना है, दूसरा प्रोडक्ट ऐसे भी हो सकता है, तो इस तरह हो सकता है, और इस तो बोलते हैं इंटरवल इक्विलिब्रियम EQB। लिख दे रहा हूँ, पूरा नहीं तुम समझ नहीं पाओगे। टाइम इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम टाइम है, ठीक है। ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। दूसरा ग्राफ क्या हो जाएगा, तभी रिएक्टेंट ज़्यादा बन जाए और प्रोडक्ट ये भी बन सकता है, ये टाइम इंटरवल हो जाएगा इक्विलिब्रियम टाइम, ठीक है। 3 ग्राफ बनते हैं, इधर कंसंट्रेशन इधर टाइम, ठीक है। ये हो गया, और क्या था, हाँ पैरेलल हो जाते हैं, इसमें इक्विलिब्रियम आ गया, टाइम इक्विलिब्रियम। तो ये 3 ग्राफ अपने माइंड पे बैठाए रहना, पूछे जाते हैं, ठीक है। 3 ग्राफ मैंने रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहो और बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ो, सभी अपने साथ चीटिंग मत करो ना, ठीक है। तो भैया आज के लिए इतने ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहे, पढ़ते रहें और ऐसे ही आते रहें, और टेंशन नहीं लेने था। हम लोग नीट भी देंगे, क्वालिफाई भी होंगे और अच्छे डॉक्टर्स भी बनेंगे। तो भैया आज के लिए इतना ही, हंसते रहो, चेहरे पे थोड़ा स्माइल ले आओ और पढ़ते रहो।